अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में है और मल्टीपल वेरिएशंस में हम इसको देखेंगे। एज फार एज इन अ वर्ल्ड वाइड कॉन्टेक्स्ट, चिल्ड्रन बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लिविंग कंडीशंस हो गई, जैसे माल न्यूट्रिशन का कॉन्टेक्स्ट हो गया, जैसे चाइल्ड लेबर का इशू हो गया, फिर डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उसमें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन वगैरह भी। सो बहुत से प्रॉब्लम्स। अब मजे की बात यह है कि जनरली परसीव यही किया जाता है कि ये रिलेटिवली पुअर कंट्रीज में ये ज्यादा आपको मसला नजर आता है, बट द रियलिटी इज कि हम देखते हैं कि 1/5 ऑफ द चिल्ड्रन इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स के वो भी जो ऑफिशियल पावर्टी लाइन है यूनाइटेड स्टेट्स की, उससे बिलो है जी। सो ये जो एक जर्नल इसके साथ परसेप्शन बना दी गई है ना जी कि चिल्ड्रन के प्रॉब्लम किसी भी तरह के वो ज्यादातर हमें मिलते हैं पुअर कंट्रीज में, ऐसा है नहीं। सो राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एक ग्लोबल इशू है और इसके लिए जो एफर्ट्स हैं वो भी, उनकी नेचर भी ग्लोबल ही होनी चाहिए। सेकंड चीज, हम जनरली ये समझते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज और ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर जो टॉर्च बेयरर ऑफ वेस्टर्निज़्म, वो हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं कि जनाब यहाँ पे तो बड़ी बेहतरी, बड़ी चीज़ें होंगी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स खुद भी कई यूएन कन्वेंशंस, अभी हम आगे चल के इसको देखेंगे डिटेल में, ओवर चिल्ड्रन राइट्स, उसका सिग्नेटरी नहीं है जी। कई पुअर कंट्रीज सिग्नेटरी हैं। सो मतलब ये कि मसला वो कोई लोकलाइज्ड नहीं है। नो, मसला कोई प्राइवेट इशू नहीं है। नो, बल्कि ये तो पूरे एक ग्लोब का इशू है और इसको ग्लोबल लेवल पर ही एक सिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट में ही एड्रेस करना किया जा सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल जो आपकी पॉलिसीज हैं वो अलाइंड होनी चाहिए जी आपकी। सो हम देखते हैं कि लास्ट 3 to 4 डेकेड्स में पॉलिसी मेकर्स, उनकी अटेंशन तो इस इशू पर है। पॉलिसी मेकर्स की अटेंशन ग्लोबल लेवल पर वो मौजूद है और उनमें सबसे बड़े तो जो हमें नजर आती हैं फिर एनुअल रिपोर्ट्स ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम द फोरम ऑफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसको आप यूनिसेफ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, नेशंस चिल्ड्रंस फंड। सो एफर्ट्स हमें नजर आती हैं। हाउएवर जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो रिलेटिवली कम है। ये बड़ा इशू है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हमें नजर आती हैं जो आगे चल के अभी हम इसने अपने टॉपिक में बड़ी डिटेल में हम देखेंगे। डिफरेंट प्रोग्राम्स फ्रॉम द फोरम ऑफ यूएन कह लें आप, एट द ग्लोबल लेवल आप कह लें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनएडिक्वेट वो हो जाते हैं।
दे आर इनएडिक्वेट, क्योंकि ज्यादातर प्रोग्राम्स कल्चरल डायनामिक्स को इग्नोर करके डेवलप हुए होंगे। जब आप कल्चरल डायनामिक्स को इग्नोर कर देते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका टास्क है कि आपने ग्लोबल लेवल पर इसको एड्रेस करना है, बट साइमल्टेनियसली एशिया, अफ्रीका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको भी अकाउंट फॉर करना है, उनको भी एड्रेस करना है। ये बहुत जरूरी है। सही है जी। सो फिर अब बारी बारी आगे बढ़ती हैं और इसको जो है वो देखती हैं कि वो इन ग्लोबल ऑब्लिगेशंस को किन किन स्फेयर्स में, ये ग्लोबल जो हम ऑब्लिगेशंस अभी बनाई हैं हमने, ये किन किन स्फेयर्स में इशू हैं और उनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे एड्रेस करने की कोशिश हुई है। हम लार्जली देखेंगे जनाब चाइल्ड लेबर के कॉन्टेक्स्ट में, इसको डिटेल में देखेंगे। फिर माल न्यूट्रिशन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, फिर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हम देखेंगे। फिर जहाँ जहाँ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या होते रहे हैं पास्ट में उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो देखेंगे कि ये कैसे इफेक्ट हो रही है। देन फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, इनमें तो पहले प्रॉब्लम्स और थोड़ा बहुत जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको देखेंगे और उसके बाद फिर आएंगे कि क्या ग्लोबल रिस्पॉन्स बनते गए और उनके फिर क्या क्या प्रॉब्लम होते गए। तो बारी बारी इन सारे एस्पेक्ट्स को हम अब देखने जा रहे हैं। पहले तो चाइल्ड लेबर के कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। ये कोई सिर्फ पुअर कंट्रीज का इशू नहीं है, ये रिच कंट्रीज का भी इशू है जी। ये हर जगह पे मौजूद है। अब चिल्ड्रन एज लेबर फोर्स, क्या ये हो सकती है? तो बात ये है कि इस पे तो कोई इशू नहीं है कि भाई अगर कोई चाइल्ड वर्क कर रहा है और उस वर्क के कॉन्टेक्स्ट में जो उसको पे मिल रही है, जो उसको वेजेस मिल रही हैं, वो डिसेंट है, उससे उसकी कोई ना कोई आगे चल के कैरियर ग्रोथ या लर्निंग कैपेसिटी बन रही है, यानी वो इफेक्टिव ह्यूमन कैपिटा डेवलप हो सकता है। तो ऐसी चाइल्ड लेबर पर इतराज नहीं है। टेक द एग्जांपल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट्स, जहां पर लोकल क्लब के स्टूडेंट्स, लोकल क्लब के जो आपके प्लेयर्स हैं, चिल्ड्रन, वो अपनी सर्विस देते हैं ना जी। तो वहां तो कभी किसी ने नहीं कहा। सो इशू क्या है कि जब आप चाइल्ड लेबर को डिफाइन करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि ऐसी चाइल्ड लेबर कि जिसमें वर्किंग कंडीशंस ऐसी डेवलप हो जाए कि जो बहुत ज्यादा एब्यूसिव हो या एक्सप्लॉइटेटिव हो, तब इशू है। ये ध्यान में रखिएगा जी। सो ये एक कि चाइल्ड लेबर को ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब कोई हेट्रेड के साथ नहीं देखा जाता। ये बड़ा मजेदार थीम है। अगर उससे उसको लर्निंग हो रही है, कैरियर ग्रोथ है, इफेक्टिव ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो रहा है, उसको आप बेहतर पे कर रहे हैं जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, या ओवरऑल एक जो आगे चल के उसको उसके बेनिफिट्स मिलने हैं, कोई अब्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल भी देख लिया अक्रॉस द ग्लोब, टेनिस के कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट अदर स्फीयर्स में भी। सो बात ये कि जब आप विदाउट कंसेंट प्लस एब्यूसिव
एंड एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, तब चाइल्ड लेबर जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम। और इसकी फिर वेरियस मैनिफेस्टेशन, देयर आर वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ सच अ चाइल्ड लेबर। उनको बारी बारी हमने देखना है कि ये कैसी मैनिफेस्टेशंस हमें नजर आती हैं। पहले एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, खास तौर पे चाइना की एग्जांपल बड़ी आप गूगल भी कर सकते हैं। चाइना का सूबा है शैनजी प्रोविंस। अब पता नहीं चाइनीज कैसे प्रोनाउंस करते होंगे, लेकिन हम तो इस प्रोविंस में खास तौर पे जो आपके ब्रिक, ये जो ब्रिक के जो जो होते हैं ना आपके ब्रिक नेल्स, ये जो ब्रिक कैल्स हैं आपके ईंटों के भट्टे, यहाँ पर सबसे ज्यादा के जी जो आपके लेस देन इवन 8 years के भी चिल्ड्रन, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है जनाब। ये 2007 की स्टडी है। ब्रूटल कंडीशंस और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वो ईंटों के भट्टे में इस सूबे में। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल के तौर पे इसको रिपोर्ट किया जाता है जनाब कि यहाँ पे तो इसको यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और बाकी फिर हेल्थ हेल्थ हैजर्ड्स भी बहुत ज्यादा। तो इसको और उसके बाद फिर इंडिया, वो हम फिर जो अभी बॉन्डेड लेबर के कॉन्टेक्स्ट में भी हम आएंगे कि दूसरी बड़ी जो एग्जांपल है वो इंडिया की एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में बॉन्डेड लेबर का जो फलसफा है उसके कॉन्टेक्स्ट में 20 से 50 मिलियन तक टेंटेटिव कहा जाता है जी कि आपके चिल्ड्रन इस बॉन्डेड लेबर का शिकार है। तो ये एक बहुत हॉरिफिक प्रोपोजिशन है। ये चाइल्ड लेबर रिपोर्ट 2008 की, उससे मैनिफेस्टेशन। तो ये तो दो और भी बड़ी मैनिफेस्टेशन है। लार्जली चाइल्ड लेबर जो रेंज की जाती है वो 4 years से 17 years तक की के दरमियान जो आप एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लेबर, उसको चाइल्ड लेबर में लिया जाता है। और ये जो खास तौर पे 4 to 8 है, इसमें तो ये खास तौर पे रग लूम्स जो होती हैं आपकी, उनमें इनका इस्तेमाल। फिर उसके बाद ये जिस तरह ऊपर हमने बात की जो है वो ब्रिक कैल्स पे, ईंटों के भट्टे में इनका इस्तेमाल। आगे फिर ये चाइल्ड लेबर, इनके वर्किंग आवर्स क्योंकि इलीगल है, तो वर्किंग आवर्स भी डिफाइन नहीं होते, नो डिफाइंड। सो काफी ज्यादा फिर इसका मतलब है कि आप ओवरबर्डन करते हैं जी चिल्ड्रन को। इट्स डेंजरस, अनहेल्दी कंडीशंस में आप उनको रखते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म्स इन्फ्लिक्ट होती हैं जी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। लेकिन जो ज्यादातर हार्म्स हमें इन्फ्लिक्ट होती नजर आती हैं उनमें आई डैमेज, उनमें लंग डिजीजेस, ठीक है, उनमें स्टंट ग्रोथ, ठीक है जी। ये एक बड़े जो इश्यूज हैं वो नजर आते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर जो भी चाइल्ड लेबर में है वो तो डेफिनेट सी बात है कि जनाब वो डिनाइड हो गया हर तरह की एजुकेशन से, जो कि किसी भी नॉर्मल चाइल्ड को उसका बुनियादी राइट है उससे अपने डिनाई कर दिया। और इसको इक्वलेंट टू स्लेवरी ही ट्रीट किया जाता है, इन इक्वल टू स्लेवरी।
अब वो स्लेवरी के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है उसको कहते हैं फिर बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर जो ज्यादातर हमें ज्यादा इंडिया, चाइना, यहाँ पर इसकी ज्यादा मैनिफेस्टेशन मिलती हैं बॉन्डेड लेबर की, क्योंकि आबादी ज्यादा है ना, तो उसके लिहाज से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इससे कम नहीं है। ये क्या होता है कि कोई फैमिली कैश रिसीव कर लेती है, ठीक है जी, या एडवांस पेमेंट ले लेती है, और उसके मद में इन रिटर्न अपनी फैमिली का कोई भी चाइल्ड, वो उस जिसने पैसे दिए होते हैं, आप उसके यहाँ उसको, उस एम्प्लॉयर कह लें आप उसको, उस एम्प्लॉयर की तरफ आप उसको छोड़ आते हैं जो उससे काम करवाता है। अब वो काम जो है वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, वो काम उसकी किसी फैक्ट्री में भी हो सकता है, वो उसकी एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, व्हाट्सएवर, वो काम करता रहेगा और आपके पैसे पूरे होते रहेंगे। ये हमारे यहाँ भी होता है, चलता है। और फिर ये एडवांस पेमेंट्स तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी चलती रहती हैं। ना द क्वेश्चन राइजेस कि पढ़े लिखे लोग भी ये काम कर रहे होते हैं कि हाउसेज में आपने ऐसे चिल्ड्रन को, उनसे आप घर के काम करवा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी लेबर जो एडवांस पेमेंट ले जाती है वो बड़ी लो वेज आपको लग रही होती है। अगर आप बाहर से कोई शख्स काम करने के लिए रखेंगे तो वो आपको हाई सैलरी देनी पड़ेगी, उसके मुकाबले में ये बड़ी लो वेजेस पे आपको जो है वो एक जनाब काम करने वाला या काम करने वाली मिल जाती है, और ये फिर सिलसिला चलता रहता है, ये रुकता नहीं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये ग्रैंड फादर से कहानी शुरू होती है। फादर बॉन्डेड लेबर में चला गया, फादर ने आगे फिर अपना जो ग्रैंड यानी कि उसका बेटा हो गया ग्रैंड सन, यानी इसका ग्रैंडफादर, वो भी इसी में चला गया। तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस एडवांस को पे बैक करती रहती है और एडवांस लेती भी रहती है। तो ये बॉन्डेड लेबर का कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा मजेदार है, ठीक है जी। जिस तरह मैंने बता दिया कि सिर्फ इंडिया अलोन में 20 से 50 मिलियन पीपल जो हैं वो इस बॉन्डेड लेबर के साथ कनेक्टेड हैं। अजान हो जाए जी, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ओके जी, दोबारा शुरू करते हैं। पीछे हमने बात जो बॉन्डेड लेबर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की हम एग्जांपल की बात कर रहे थे कि सिर्फ इंडिया में 20 से 50 मिलियन की हमें जो है वो ये मिलती है बॉन्डेड लेबर के, इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे सिर्फ इंडिया में काम हो रहा है ना। उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 1993 की रिपोर्ट है जिसमें ये बॉन्डेड लेबर को एक्सप्लेन करते हैं कि जनाब बॉन्डेड लेबर एक्सप्लेन कैसे होती है। अब ये 7 से 8 लाइंस में इसको जो है वो लिखा हुआ है, वो सारा मैं यहाँ पे अब ज़ाहिर है लिख तो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो मैं एक दफ़ा उसको बोल देता हूँ, ताकि अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो बाद में वो इस रिकॉर्डिंग को वो सुन के वो रिकॉर्ड भी कर ले। द एम्प्लॉयर typically entraps a bounded laborer by offering an advance which she or he has to pay off from future earnings. But since the employer generally pays very low wages, may charge the worker for tools or accommodation as well, and will often levy fines for unsatisfactory work.
Henceforth the debt can never be repaid, and indeed it commonly increases. Even the death of the original debtor offers no escape. The employer may insist that the debt be passed from parent to children or grandchildren. Cases have been found of people slaving to pay off debts 8 generations old in cases, reported cases in Africa. सो ये पूरी 1993 की रिपोर्ट की 6-7 लाइनें, वो मैं ज़ाहिर अब सारा तो नहीं यहाँ पे डिक्टेट कर सकता, तो वो आपको मैं बता रहा था। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि चाइल्ड लेबर वहाँ ज़्यादा होती है, वो हायर होती है, चाइल्ड लेबर का आइडिया वहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पर आपके पास लेबर सरप्लस होती है, यानी आपके पास एडल्ट काम करने वाले लोग होते हैं और सरप्लस में होते हैं। ऐसे माशरों में ही चाइल्ड लेबर भी ज़्यादा होती है। अब ज़रा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यहाँ पे कोई लेबर फोर्स की कमी तो नहीं है ना जी। लेकिन ऐसे ही ममालिक में आपको चाइल्ड लेबर ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि वेजेस लो पे आप चाइल्ड लेबर जनाब एडजस्ट कर लेते हैं। सही है जी। तो वो आपको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखें तो वो सारे चिल्ड्रन तो फिर आपके स्कूल से महरूम हो गए ना जी। सो जिन-जिन माशरों में आपका चिल्ड्रन आउटसाइड स्कूल्स हैं, उन सोसाइटीज़ में चाइल्ड लेबर के के इशू को आप सेट असाइड नहीं कर सकते कि लोग मेयरली सिर्फ उनमें अवेयरनेस नहीं है, पॉवर्टी है। चाइल्ड लेबर एक इम्पोर्टेंट जो है वो स्टडी बन जाती है ऐसे माशरों में, जो अल्टीमेटली फिर आपके ह्यूमन कैपिटा को डिस्टर्ब करती। अब चाइल्ड लेबर के कॉन्टेक्स्ट में अगली एक बड़ी मैनिफेस्टेशन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने जनाब बच्चे काम कर रहे हैं, लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, फैमिली ने कर्जा लिया हुआ है, वो पे ऑफ करने के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि इसमें एक्टिव ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड लेबर भी, ये भी एक इशू है। ये एक पूरे का पूरा एक एंडेमिक कॉन्टेक्स्ट है जी, एक बीमारी की तरह फैला होता है। और ये खास तौर पर जो आप कह लीजिए मोस्ट पुअर विलेजेस, ये भी केस स्टडी स्पेशली इंडिया की है कि इवन चिल्ड्रन दे आर चीपर देन एनिमल्स। आपकी भैंस गाय महंगी होती है लेकिन फैमिली अपने बच्चे को बेच देती है डोमेस्टिक काम करने के लिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए भी बेच देती हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में बेच देती हैं, इवन सेक्स वर्कर्स के तौर पर भी फिर भी वो बच्चे इस्तेमाल होते हैं। सही है जी। एशिया न्यूज 2012 इसकी रिपोर्ट है कि जनाब इंडिया में जो इस तरह का बच्चा सेल होता है, वो अगर एक बफलो 15,000 इंडियन रुपीज में, छोटा सा बच्चा बफलो का, वो अगर सेल हो जाता है तो चाइल्ड 500 से 2,000 में भी सेल हो जाता है गरीब से गरीब इंडियन विलेज में। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इंडिया ही के कॉन्टेक्स्ट में 2010 की रिपोर्ट कहती है कि हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 वो लार्जली कॉटन और आपकी फार्मिंग सेक्टर में, ये ऐसी स्लेवरी की किस्म कि जो दुनिया में तो स्लेवरी खत्म हो चुकी, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में
कॉटन इंडस्ट्री में और फिर आपके ओवरऑल फार्मिंग सेक्टर में वो इस्तेमाल हो रही। दूसरी बड़ी मैनिफेस्टेशन जो है, जो इससे भी खतरनाक है, वहां तो कोई पैसे का भी ताल्लुक कोई नहीं है, उसकी मैनिफेस्टेशन है हेटी। हेटी के कॉन्टेक्स्ट में ये फिनोमिना नजर आया, जो बाकी जगहों पे भी है लेकिन यहां सबसे ज्यादा, और इसको कहते हैं रेस्टेविक्स, आइडिया ऑफ रेस्टेविक्स। रेस्टेविक्स वो चाइल्ड है जो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं रहता। अब उसके पेरेंट्स डिमाइस हो गई या डेथ हो गई या उनकी, या व्हाट्सएवर कोई भी रीजन, उसको जो भी अडॉप्ट करता है या जो भी उसको अपने साथ रखता है, तो वो उसको एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर रखता है, एज अ स्लेव के तौर पे रखता है। और ये हेटी की ही जो स्टडी 2011 की स्टडी कि 0.3 मिलियन चिल्ड्रन इन हेटी वो रेस्टेविक्स के तौर पर काम कर रहे हैं। बड़ी हॉरिफिक प्रोपोजिशन है। ये हर तरह के ज़ाहिर है फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल एब्यूजेस का शिकार होते हैं। हमारे यहाँ भी है, बाकी जगहों पे भी है, लेकिन हेटी इसमें जो है वो सबसे ऊपर। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, पीपल कांट अफोर्ड। इतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी कि पीपल, अगर कोई खरीदना भी नहीं चाहता, अगर कोई परचेज नहीं करना चाहता सपोज, तो तब भी आप कहते हैं ले जाओ भाई, कि चलो हमारा बच्चा 2 टाइम की रोटी तो खा लेगा। तो ले जाने वाले उनसे फिर काम भी करवाते हैं, 2 टाइम का खाना तो खिला देते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट एजुकेशन, व्हाट अबाउट हेल्थ, व्हाट अबाउट देयर ओवरऑल जनरल राइट्स। ये तो आप यूट्यूब ओपन कर लें और आप जो है वो ये सिर्फ ये फ्रेज जो है रेस्टेविक्स की, तो आपको कई जो है वो वीडियोस मिल जाती है, और हेटी की मिलती हैं ज्यादातर। तो ये भी तो एक चाइल्ड लेबर का ही कॉन्टेक्स्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन अभी जो हम एग्जांपल देख रहे थे, ये देखी है चाइना की, इंडिया की, हेटी की। लेकिन बात ये है मजे की कि जनाब ये सिर्फ पुअर कंट्रीज का इशू नहीं है, ये आपके चाइल्ड लेबर इन रिच कंट्रीज भी इशू है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। 2010 की यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जी, खुद की, ठीक, कि जनाब 0.5 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द एज ऑफ 18, वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। तो ये तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो रहा है। रीजन क्या है वहां पे? हम कहते हैं बड़ा पढ़ा लिखा मुल्क, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क। उसकी वजह ये है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट के एम्बट में ये चीजें नहीं आती जी, नहीं, या आपकी स्टेट्स के एम्बट में आती हैं, और आपकी काफी स्टेट्स वीक हैं एक्सरसाइज करने में अपने लॉज को और उनकी एग्जीक्यूशन में। जो हमें सरफेस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नजर आता है, वो तो उसकी फेडरल गवर्नमेंट नजर आ रही होती है, नीचे स्टेट्स में क्या हो रहा है। ठीक है जी। ये इश्यूज है। फेडरल लॉज मौजूद हैं, लेकिन स्टेट्स, हर एक स्टेट ने अपने कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेटिव होना है। ठीक है जी। एक बहुत बड़ी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है कि जनाब 2003 से, यानी इसकी जो है वो, इसके जो एक्टिव प्रोग्राम्स हैं एलिमिनेशन के, वो हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। और कहते हैं जनाब 2003 से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 12 जून इसको वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के तौर पर भी डिक्लेयर कर दिया है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये इसी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिकमेंडेशन पर आईएलओ ने ये जो है वो किया।
लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि जनाब पूरी दुनिया में अभी भी इन बिटवीन 220 टू 250 मिलियन चिल्ड्रन वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। 8 से, सॉरी 8 नहीं, 5 से, यहाँ 5 से 17 ईयर्स तक अक्रॉस द ग्लोब, और उनमें 60% सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अक्रॉस द ग्लोब। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो हो गए आपके जो 5 से 17 के। इसमें फर्दर जो आगे स्टडी यूनिसेफ की स्टडी है 2011 की। अब जाहिर है देखें, जो अ, हम ये नहीं कह सकते कि 8-9 साल का पुराना डाटा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब अगर ये जो स्टडी है 250, ये सारी दोनों स्टडी ये 2010-11 की स्टडी है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता। ये यूएन की स्टडी है, यूएन फोरम की स्टडी है 2010 की, यूनिसेफ की 2011 की स्टडी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2020 में आके आप ये कह दें कि लो जी ये तो आधे हो गए हैं या ये खत्म हो गया इशू। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको इससे रिलेटेड मोस्ट रीसेंट डाटा मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो ये यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए जब तक यूट्यूब है, तो आप ये डाटा गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं मोस्ट रीसेंट किसी रिपोर्ट में नहीं मिलता, तो तब आप इसी को काउंट फॉर कर लें। सो बात ये है कि कहते हैं जनाब कि 5 से 17 तक के तो ठीक है, 250 मिलियन के करीब जो है वो मौजूद है, लेकिन ये लेस देन 14 या अंडर द एज ऑफ 14, यही आपको कोई 160 से 170 मिलियन मिल जाते हैं जी अक्रॉस द ग्लोब। हाँ, आपने बहुत एफर्ट्स, मुझे तो कोई अपडेटेड इसके बाद का डाटा नहीं मिला, लेकिन अगर आपको मिल जाता तो वो इससे 5-10 मिलियन ऊपर नीचे ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं। सो ये एक सीरियस इशू पहला तो अक्रॉस द ग्लोब चाइल्ड लेबर का मौजूद। सेकंड फिर हम देखते हैं वो है जनाब चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा मजेदार है। आई एम सॉरी टू से, मजेदार तो एक लेक्चर में रवानी में मैं कह गया हूँ, लेकिन ये होता कैसे और हो कहाँ पे रहा। नो डाउट ये एक एक्सट्रीम फॉर्म जो है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में तो इसको देखा जाता है जी ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। अब प्रोस्टिट्यूशन या तो कंसेंट बेस होती है जी, लार्जली जो अडल्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं वो कंसेंट बेस्ड होती है, पर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन वो कंसेंट और नॉन कंसेंट से बियॉन्ड की डिबेट है जी। उसमें जरूरत ही कोई नहीं है इसकी कंसेंट की और नॉन कंसेंट की। यहाँ तो बस यू आर टोल्ड टू डू दिस, बस आपने करना ही करना है। इसकी जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन वो थाईलैंड, इंडिया। टूरिज्म जहां ज्यादा, सही है जी, फॉरेनर्स का आना जाना जहां पे ज्यादा, वहां पर हमें इसकी ज्यादा मैनिफेस्टेशंस जो है वो नजर आती हैं। चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन सोल्जर्स, ये तो 1990s में रिपीटेडली इनको एक्यूज किया गया है कि ये जनाब चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में, ये जो एडल्ट्स हैं, चाइनीज एडल्ट्स, जापानीज एडल्ट्स, अमेरिकन सोल्जर्स, ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन या चाइल्ड एज अ सेक्स वर्कर उसको लाइक करते हैं। तीसरे नंबर पे फिर फिलीपीन भी आ जाता है। फिलीपींस में भी यही काम होता है। फॉरेन चाइल्ड सेक्स ट्रेड, ये बहुत बिग मनी इसके साथ एसोसिएटेड है। यानी आपकी जो जनरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना जी, जनरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो आप लोगों को इधर से उधर करती है, उससे ज्यादा आपकी अमाउंट
बिग मनी इन्वॉल्व होता है इन फॉरेन चाइल्ड सेक्स ट्रेड। यूनिसेफ की स्टडी कहती है कि जनाब अक्रॉस द ग्लोब, 2012 की स्टडी है ये कहते हैं जी अक्रॉस द ग्लोब 2 मिलियन चिल्ड्रन वो आर सब्जेक्टेड टू प्रोस्टिट्यूशन, ग्लोबल कमर्शियल सेक्स ट्रेड, उसका जनाब ये हिस्से हैं। और कॉन्सिक्वेंसेस वो तो ढेर सारे हैं, ऑफ कोर्स फिजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं, ठीक है जी। फिर एचआईवी के भी इश्यूज, एचआईवी एड्स, फिर ड्रग एडिक्शन भी, क्योंकि ड्रग एडिक्ट कर करके ही आप चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लेके आते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी जी, एंड पॉसिबली डेथ भी। तो ये पूरे रैकेट की फॉर्म में, पूरे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशनलाइज होके ये काम चल रहे हैं। फिर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपैंड होती गई, वैसे वैसे चिल्ड्रन और फिर चिल्ड्रन के साथ होने वाली सेक्सुअल असॉल्ट्स, उनको फिर पोर्नोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में भी, डार्क वेब में, वो भी फिर उसकी भी रिपोर्टिंग होना शुरू हो। सो ये एक, ये दूसरा एस्पेक्ट कि ये भी प्रॉब्लम है। तीसरा फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का जी, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़ा इशू है चिल्ड्रन के लिए। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का, मारे भी जाते हैं, वॉर किल चिल्ड्रन, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ा इशू है वो मेम, अपाहज हो जाना, बाजू टांग, ये जो जो डायरेक्ट वायलेंस है ना जी, कि या तो मर जाते हैं और या फिर अपाहज लंगड़े वो हो जाते हैं। कि बड़ी ज्यादा मैनिफेस्टेशन हमारे पास वॉर, देश ने तो 2 जनरेशन्स जो हैं उस उसमें हमें जो है वो मेमिंग नजर आती है इन द केस ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। 2 जनरेशन्स हमें उन पर, वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में हमें उन पर उस रेडियो एक्टिविटी का इम्पैक्ट नजर आता है। एक और बड़ी एग्जांपल जो है वो निकारागुआ की एग्जांपल है। निकारागुआ, निकारागुआ की रेवोल्यूशनरी डेज में hundreds and thousands of children, either they were maimed or they were killed, especially mines के कॉन्टेक्स्ट में। अफगानिस्तान 1980s का, बोस्निया 1990s का, सही है जी। फिर इसी तरह जेनोसाइड्स 21st सेंचुरी में, ज्यादा पुराना नहीं, डार्फर क्राइसिस, इन सब में हमें चिल्ड्रन जो है वो इफेक्ट होते नजर आते हैं। और फिर ये चीज, टेक द एग्जांपल ऑफ 2004, जब चेचन्स ने जो उसमें रशिया में एक स्कूल को, उसमें रेबल्स चले गए, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने मारा। आपका केस 2014 का एपीएस का, या मारे जाती हैं या माजूर हो जाते हैं। अब वॉर चिल्ड्रन ने तो नहीं स्टार्ट की होती ना, लेकिन स्टेट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती, सही है जी। क्योंकि मॉडर्न आपका जो एरा है ना जी, अब
अब इसमें मॉडर्न एरा में कोई आपकी ऑर्गेनाइज्ड बैटलफील्ड तो है नहीं, वॉर्स तो आपकी सिविलियन एरियाज में, आपकी अर्बन एरियाज में दाखिल हो चुकी हुई, जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं जी। टेररिस्ट कहीं पर भी कोई भी अटैक कर सकते हैं। तो वो लार्जली ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहां से उनको इमीडिएट काउंटर रेजिस्टेंस ना आए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फियर इन्फ्लिक्ट कर सकें। और बच्चे जो हैं वो फिर एक आइडियल टारगेट होते हैं। सो एक तो ये आगे भी बड़ी मेरी वेरिएशंस हैं अभी, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का जो कॉन्टेक्स्ट है। बहुत ज्यादा जो डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट है वो 1984 की डी वुड्स की स्टडी है, और ये यूनाइटेड नेशंस के जिनेवा ऑफिस से रिपोर्ट सामने आई। और रिपोर्ट का टाइटल था चिल्ड्रन बेयरिंग मिलिट्री आर्म्स। यानी पहले तो हमने देखा ना कि जो बच्चे मारे जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक वास्ता ही कोई नहीं होता, लेकिन मारे जाते हैं। लेकिन 1994 की डी वुड्स की रिपोर्ट कहती है कि भाई ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पर बच्चों को हथियार पकड़ा दिए जाते हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट में कहती है कि जनाब बड़ा तो अफगानिस्तान का, hundreds and thousands of youth were being raised to hate and fight a holy war। तो वो जो होली वॉर का आइडिया है, दे वर टोल्ड के बाकी सारे इनफीडल्स हैं, वो हमें अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नजर आता है। देन बर्मा, बर्मा के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि लार्जली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, मेन स्ट्रीम जिनको आप सिटीजनशिप नहीं देते, तो उनके चिल्ड्रन को आप मिलिट्री पर्सनल्स उनको यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, सामान उठवाने के लिए, इवन उनके साथ सेक्स करने के लिए। और फिर उन्हीं में से कुछ को वेपन भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई बाकियों को मारो। चचनिया, चचनिया में तो ये हालात हो गए, डी वुड्स की रिपोर्ट कहती है कि एज 14 से 18 के बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस को उठाना पड़ गया कि इनको साइड पे करो सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि आपके जो कम्बैटेंट्स हैं, जो आपके रेबल्स हैं, सॉरी, वो जनाब कहीं इनको ट्रेन ना कर दें, तो आपको इनको उठाना पड़ गया बचाने के लिए, कि वो यूज करते रहे अगेंस्ट। वो तो चचनिया तो हमारे सामने 1990s में एक बड़ा इशू बन के सामने आ गया ना, ये याद रखिएगा। 1920 से लेके 1980s के एंड तक, बल्कि उससे भी आगे, पूरे सेंट्रल एशियन रीजन में, दागिस्तान में, चचनिया में, इस पूरी पट्टी में जो ये कर्व बन जाती है, पूरी आर्क बन जाती है, इन तमाम में मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने हमेशा गाहे बगाहे कभी ना कभी रशियंस को टफ टाइम देते आए हैं। लेकिन एक क्लोज सोसाइटी रही है तो सामने चीजें नहीं आती रही। लेकिन 1990 से ज़्यादा सोसाइटीज ओपन होना शुरू हुई तो चीजें रिपोर्ट होना शुरू हो गई, सामने आने शुरू हो गई। इसमें आज ही एक किताब देख रहा था, बड़ी मजेदार किताब है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये अभी जो हमने बात कर दी ना, तो इससे रिलेटेड ये टॉम बाल्डविन की किताब है, कंट्रोल आल्ट डिलीट। बड़ी मजेदार किताब। और इसका जो थीम है ना जी, बेसिकली का किताब का, वो है हाउ पॉलिटिक्स एंड मीडिया क्रैश्ड ओवर डेमोक्रेसी। बहुत मजेदार किताब है कि जहां पर मीडिया के फवायद से ज्यादा उसके जो फिर नुकसानात हुए, उस पर बड़ी मजेदार स्टडी है।
टॉम बाल्डविन की। ये मुख्तलिफ इसने 80s और 90s के जो पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एकेडेमिया, लॉयर्स, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके इंटरव्यूज, उनके व्यूज को कंपाइल करके ये थ्योराइजेशन की है। बड़े मजेदार स्टडी है, अगर आपको वक्त मिले तो इसकी किताब को जरूर देखिएगा। अच्छा जी, इसी तरह फिर यही चीज हमें मिलती है ग्वाटेमाला में। ये सारी इसकी रिपोर्ट में से हम चीजें देख रहे हैं, डी वुड्स की रिपोर्ट में से। ग्वाटेमाला में तो जनाब ये अंडर जो 18 आपके थे, उनको बकायदा आर्मी में एनरोल किया गया। इवन यानी कि डिफरेंट इंडिजिनस कम्युनिटीज की तरफ से, ताकि अपनी अपनी कम्युनिटी को आप प्रोटेक्ट कर सकें। यही चीज फिर एक और कंट्री लाइबेरिया, लाइबेरिया में नजर आती कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा हो गया कि यूथ पॉपुलेशन वो इंक्लाइंड हो गई टू ज्वाइन वन फैक्शन और द अदर फैक्शन। क्लैशनकोफ कल्चर जिस तरह हमारे यहाँ वर्ड यूज करते हैं ना, लाइबेरिया में भी ये एक सिंबल समझा गया था कि जो यूथ क्लैशनकोफ चला सकते वही बहादुर है। सही है जी। और ये तो बकायदा रिपोर्ट हुआ कि लाइबेरिया के सोल्जर्स में बिलो 15, सम 6,000 सोल्जर्स बिलो 15, फौज में भर्ती हो जाओ, फौज में भर्ती हो। यही फिर मोजम्बिक की भी का भी रेफरेंस मिलता है। मोजम्बिक, मोजम्बिक में तो कहते जनाब कि 10,000 के करीब चिल्ड्रन ने सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया है डायरेक्टली। यही चीज फिर सिरेलॉन में, LELEON, सिरेलॉन, 5,000 youngsters they joined either army or the rebel group। ज्वाइन करवाया गया कि भाई आओ जी लड़ो। युगांडा में हमें ये चीज मिलती कि वहां पर भी यही काम होते रहे। यहाँ तो बल्कि इनको गर्ल्स जो हैं, यानी चिल्ड्रन गर्ल्स, दे वर फोर्स्ड टू मैरी सोल्जर्स। सो जहां जहां जब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये सारे काम जो है वो होते नजर आते हैं। लेकिन ये तो होगी ना आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्टेक्स्ट। और फिर कुछ एरियाज ऐसे कि जहां पर फिर रिलीजन भी, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन की नेगेटिव इंटरप्रिटेशन बनाने वाले वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक द एग्जांपल ऑफ अल शबाब इन सोमालिया। तो अल शबाब करता क्या था कि यंग जो बॉयज हैं आपके, उनको स्टिक्स पकड़ा दी, उनको जनाब बाजारों में खड़ा कर दिया, जो वुमन जो गर्ल जैसे मर्जी उसको ट्रीट करें वो, अंडर द गार्ब ऑफ के जनाब तुमने जनाब इस्लामिक ड्रेस नहीं पहना हुआ। So they were forced to flog women and children, girl children, कि ड्रेस कोड आपका ठीक होना चाहिए। अब ये सारी की सारी तो अभी तक की जो मैनिफेस्टेशन हमने देखी वो थी डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट भी देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट भी बहुत ज्यादा चिल्ड्रन पर इम्पैक्ट आता है जनाब। इनडायरेक्ट, सॉरी राइटिंग अगर मेरी तेजी में लिख रहा होता हूँ। सो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे पास बड़ी जो है वो एग्जांपल्स हैं। जो बच्चे नहीं है डायरेक्टली किस आर्म्स नहीं उठा रहे, लेकिन हम देखते हैं हिस्टोरिकली देखें तो 1970s की दो बड़ी रेजीम्स हैं जी। कंबोडिया की, कंबोडिया कंबोडिया की दो बड़ी रेजीम्स, लॉन नॉल एंड पॉल पॉट। ये दो बड़ी रेजीम्स रही हैं 1970s में कंबोडिया में। तो इनके हम देखते हैं दौर में कि जनाब चाइल्ड स्टारवेशन बहुत ज्यादा हुई। कोई ताल्लुक नहीं उन बच्चों का ना वॉर से, चाइल्ड स्टारवेशन सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुई। यही चीज 1980 से 86 तक अंगोला, मोजाम्बिक,
यहाँ पर भी 500,000 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 वो जनाब मारे गए। यही चीज आपको मॉडर्न इंडिया में, यमन में भी मिलती है। वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा जाता है जी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो सबसे ज्यादा विक्टिम जो है वो चिल्ड्रन ही हुए। सही है जी। तो ये भी इशू आते हैं। देन अब ये सारे हैं तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज ही ना। कंबोडिया भी, अंगोला, मोजाम्बिक भी, यमन भी है तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज। तो इन सब में भी ये सारे इश्यूज जनरेट होते हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब वॉर कहीं पर एंड भी हो जाए, सपोज वॉर खत्म हो गई, रशियंस चले गए अफगानिस्तान से, थोड़े अरसे के लिए चलो पीस रहा, फिर बाद में लड़ाई शुरू होगी, लेकिन जब वॉर एंड भी हो जाए तब भी सबसे ज्यादा आपके इफेक्ट आपके चिल्ड्रन ही होते हैं, सबसे ज्यादा। अब ये दो तरह से हो जाते हैं। एक तो जितनी माइंस बिछी होती हैं, कभी कहाँ किसी का पैर आ गया, कभी क्या हो गया, तो एक तो उन माइंस का शिकार हो जाते हैं। अफगानिस्तान के केस में तो ये बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ। और दूसरी तरफ फिर हेल्थ केयर के इश्यूज भी, कि जहां पर उस स्टेट पे अगर सैंक्शंस लग गई हैं, जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ इराक। तो इराक में इतने लोग तो गल्फ वॉर के दौरान नहीं मरे जितने गल्फ वॉर के बाद बच्चे शिकार हुए 1991 के बाद, आफ्टर 1991। क्योंकि सैंक्शंस लगती हैं, सैंक्शंस लग के फिर बुनियादी जरूरियात भी जो है वो नहीं पूरी हो रही होती, पॉलिटिक्स ऑफ सैंक्शंस पूरी ऑपरेट कर रही होती। सो ये आपके जनाब बड़े जो इश्यूज आ रहे होते हैं। ये इन टोटल 22 स्टेट्स हैं जी अक्रॉस द ग्लोब, 22 स्टेट्स अक्रॉस द ग्लोब, कि जिनको ये एक्यूज किया जाता है कि वहां पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में चाइल्ड एब्यूजेस वेरियस फॉर्म्स में वो जनाब होते हैं। ये 22 कंट्रीज जो हैं ये आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पे जो है वो मौजूद है। यूनिसेफ की 2011 की रिपोर्ट। सो ये भी इशू है। फिर उसके बाद अगला बड़ा इशू इनके चाइल्ड राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में वो आ जाता है फिर माल न्यूट्रिशन। डिफरेंट काइंड्स हैं माल न्यूट्रिशन इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आप जिसको कहते हैं जनाब कि जिसका सबसे ज्यादा इशू है वो फिर आपका प्रोटीन एनर्जी। ये आपके चाइल्ड जो है, जो आपके चिल्ड्रन, उनकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा होता है, वेट उसका जो है डिस्टर्ब कर रहा होता है। सही है जी। थ्रू आउट द डेवलपिंग कंट्रीज, पूरी की पूरी डेवलपिंग कंट्रीज में ये कहते हैं जी 1 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन, 1 आउट ऑफ 4 जो आपके अंडर 5 इयर्स एज के, ये माल न्यूट्रिशनिस्ट कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। और ये टेंटेटिवली 150 मिलियन चिल्ड्रन बन जाते हैं जी ओवरऑल ग्लोब में। सही है जी। सबसे ज्यादा इनकी रिपोर्ट कहती है कि ये साउथ एशिया का इशू है, सबसे ज्यादा। साउथ एशिया में 42% ऑफ द चिल्ड्रन पूरे साउथ एशिया में वो अंडरवेट का शिकार होते हैं, पूरे के पूरे साउथ एशिया में। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है साउथ एशिया। दूसरे नंबर पर जो है वो कहते हैं जी सब सहारा रीजन अफ्रीका का, ये दूसरे नंबर पे आता है।
जहां पर आपको 22%, ये भी यूनिसेफ की रिपोर्ट, ज्यादातर चीजें मैंने यूनिसेफ के फोरम्स से ही जो है इनको वो रिपोर्ट कर 2012। ठीक है जी। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में जो बड़े प्रॉब्लम है जिनको एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन ऐसे एरियाज में जो डेथ टोल है वो जिन बीमारियों की वजह से है, फिर वो डायरिया और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। अंडर नरिश्ड जो चिल्ड्रन है आपके, अगर वो सरवाइव कर भी जाए तो कहीं ना कहीं उनको ये इशू आ जाते हैं। और फिर साथ अदर इश्यूज लाइक दैट ऑफ आयोडीन की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, एनर्जी की कमी, ये तो एक कॉन्टिन्यूस सिकनेस जो है उसका शिकार आपके बच्चे रह रहे होते हैं। सही है जी। 90%, ये वर्ल्ड बैंक की आपकी जो है रिपोर्ट है जी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2012। डॉक्टर्स बियॉन्ड विदाउट सॉरी विदाउट बॉर्डर्स। अब इसकी रिपोर्ट कहती है जनाब कि 90% ऑफ ऑल अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, 90% ऑफ ऑल अंडर nourished children across the globe live in 36 nations, जिनको फिर यानी कि एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक, और इसमें इन 36 में आपकी मेजॉरिटी अफ्रीका और एशिया, कैरेबियन, ये एरियाज हैं कि जहां से आपके ज्यादातर ये 36 कंट्रीज पूरी हो रही होती। सही है जी। 10 मिलियन के करीब, यहीं पे लिख लेते हैं यहाँ ताकि अगले पेज में, 10 मिलियन के करीब आपके चिल्ड्रन जो कि एनुअल जिनकी डेथ हो जाती है ईच ईयर। सोर्स है इसका चाइल्ड इन्फो, आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं चाइल्ड इन्फो को। चाइल्ड इन्फो कहती है जनाब कि 10 मिलियन के करीब आपके ईयरली जो बच्चे फोत हो जाते हैं 5 years तक वाले, तो जनाब उनमें 1/3 ऑफ देम, 1/3 उनका इश्यू ही यही होता है कि उनको वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में माल न्यूट्रिशन का शिकार हुए होते हैं। 1/3 आउट ऑफ 10 मिलियन। सो ये माल न्यूट्रिशन भी एक इशू है जी आपका बड़ा। देन इसके बाद आपका अगला बड़ा इशू, दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये एक बड़ा इशू है जी ग्लोब का। इसीलिए हम देखते हैं कि जब मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स भी आए थे तो उनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, इस इशू को। सो जनाब इसके कॉन्टेक्स्ट में चिल्ड्रन की जो डेथ है ना जी अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज 1/3 ऑफ ऑल डेथ्स वर्ल्ड वाइड। ये एक बहुत बड़ा इशू। सही है जी। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में, इवन यूरोपियन कंट्रीज में ये हमें नजर आता है। 2% कर लें, वो 2/3 लगेगा, 2 to 3% ऑफ
total deaths in United States and in European countries। ठीक है जी। तो आप कहेंगे कि कम है, लेकिन लेसर जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पर ये फिर 50% तक है जी। ठीक है, वेस्ट में ये कम, लेकिन आपके लेसर डेवलप्ड कंट्रीज में ये इशू ज्यादा। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट गिवन रीजन्स में अगर हम देखें तो उनमें फिर अफ्रीका और एशिया ये अकाउंट फॉर 80% से मोर देन 80% तक चले जाते हैं जी, ये एरियाज। ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम वर्ल्ड वॉर टू को देखें, तो वर्ल्ड वॉर टू में अगर हम देखें तो आपके तकरीबन कोई 15 मिलियन जो डेथ्स हैं वो चिल्ड्रन की हैं जी। सिर्फ वर्ल्ड वॉर टू की। सो जनाब, ये एस्पेक्ट भी अक्रॉस द ग्लोब हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये जरा लार्जली कम। फिर उसके बाद ये है अभी तक जो आपने देखे ना जरा ग्लोबल लेवल पर, जो कि तमाम जगहों पर आपको मिलते हैं। लेकिन फिर कुछ इश्यूज आपके ऐसे जो आपके खास तौर पर, जो आपके यानी आप कह लें कि ऐसी सोसाइटीज के जो लेस डेवलप्ड, आप कह लें लेस डेवलप्ड सोसाइटीज, लेकिन मैं तो इसको कहूंगा वो सोसाइटीज जो आपकी कंजर्वेटिव सोसाइटीज। अच्छा, अब ये याद रखिएगा जी, पासिंग रेफरेंस में यहाँ बता दूं कि एक सोसाइटी का कंजर्वेटिव होना वो इसलिए नहीं होता कि क्योंकि उसमें रिलीजन प्रिवेल कर रहा होता। नहीं, ये जेहन में रखिएगा। रिलीजन तो जब भी इंट्रोड्यूस हुआ, जहां भी इंट्रोड्यूस हुआ, वो तो अपने अंदर एक लिबरेशन फोर्स होती है। कंजर्वेटिवनेस ऑफ आ सोसाइटी ये उसका कल्चरल इशू है। ये जेहन में रखिएगा हमेशा के लिए। कंजर्वेटिज्म का ऑल टुगेदर सिर्फ रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, ये आपकी सोसाइटी की कल्चरल इश्यूज में फॉलो करता है। और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर अर्ली चाइल्ड मैरिज ये इशू है, जिसमें आपको ज्यादातर कंजर्वेटिव सोसाइटीज ही फॉल करती नजर आती हैं। अर्ली चाइल्ड मैरिज का इशू हो गया। सही है जी। सो ये एक प्रॉब्लम, बड़े प्रॉब्लम के तौर पर, जो खास तौर पे ज्यादातर लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। लेकिन अगर इसी में हम देखें, टेक द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश। सो बांग्लादेश में जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती गई, चाइल्ड मैरिज का रेट रिड्यूस होता गया। सो क्यों नहीं है वेस्ट में या ओवरऑल जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पे क्यों नहीं ज्यादा? तो उस कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश की केस स्टडी बड़ी मजेदार है, क्योंकि वेस्ट में इकोनॉमी बेहतर होती गई, तो ये जो इस तरह के फिर सोशल इश्यूज होते हैं ये ऑटोमेटिकली लोअर डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, इस तरह के जो एरियाज हैं कि जहां पर हमें इकोनॉमिक वेरी ग्रास रूट लेवल पर स्लो डाउन नजर आता है। हम ऊपर वाली बात नहीं कर रहे, को मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, जीडीपी इतना तो फलाना इतना, तो ग्रास रूट लेवल पर सोसाइटीज पुअर है। तो यहाँ पर हमें फिर ये चाइल्ड मैरिज का फिनोमेना, चाहे नो मैटर कितने भी मर्जी आप लॉज इनेक्ट कर लें, ये प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। नाउ जी, दूसरा बड़ा जो ऐसी सोसाइटीज में इशू, दैट इज एजुकेशन। अब एजुकेशन को प्रीवियसली भी आपने चाइल्ड लेबर के साथ भी कनेक्ट करके देख लिया
कि ये जो इशू तो है, लेकिन लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं या कंजर्वेटिव जो सोसाइटीज हैं, उनमें फिर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऑफ कोर्स पॉवर्टी तो एक रीजन, एग्रीड अपॉन रीजन मौजूद ही मौजूद है, लेकिन फिर कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशंस, बच्चा है वो काम करके लाए, पैसा लेके आए, पढ़ लिख के क्या करना है, ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, नो मैटर कोई भी गवर्नमेंट जितना मर्जी एफर्ट्स कर ले, ये भी एक बड़ा इशू एजुकेशन का। हम खुद भी इसका ही शिकार हैं। आपके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, उसका इशू, आपका फिर इवन जो फिर वो छोड़ जाते हैं स्कूल्स को, उनका इशू, क्या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जेन से मेरे लिए वर्ड निकल गया, देख लीजिएगा, मैं यकदम जेन से वर्ड निकल गया, ड्रॉप आउट, हाँ ड्रॉप आउट, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता। ये एक बहुत बड़ा इशू। आप पाकिस्तान की 2015 की रिपोर्ट देख लें ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख लें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसका और 2016 के इकोनॉमिक सर्वे का आप कंपैरिजन कर लें, तो आपको ड्रॉप आउट वाज़ेह माने में ड्रॉप आउट नजर आ जाए। तो ये एजुकेशन का भी एक बड़ा इशू और बड़ा प्रॉब्लम है, जो लेस डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज में हमें देखने को नजर आ रहा होता है। सो ये इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप मुख्तलिफ और वेरिएशंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं कोई इनको रोक तो नहीं रहा आपको, लेकिन लार्जली जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ग्लोबल जो बड़े इश्यूज हैं और उनको फिर ग्लोबल लेवल पर कैसे एड्रेस किया जा रहा है और कैसे किया जाना चाहिए, लार्जली मेरा फोकस जो है वो उसी तरफ है। सो देखते हैं जी अब फिर कि आपके ग्लोबल लेवल पर चिल्ड्रन राइट्स से को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स क्या होंगे, एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन राइट्स अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं जनाब अक्रॉस द ग्लोब, बट ज्यादातर जो हमें प्रोग्राम्स डेवलप होते नजर आते हैं वो चैरिटी बेस्ड है, चांस बेस्ड है, इधर चैरिटी बेस्ड और चांस बेस्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म, बाइंडिंग मैकेनिज्म, नो डाउट अभी हम देखेंगे कई यूएन की रिपोर्ट्स और कई बाकी भी, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और एक बाइंडिंग मैकेनिज्म, इसका फुकदान नजर आता है। सो बारी बारी देखते हैं जी कि कहाँ कहाँ पर हमें कैसी कैसी एफर्ट्स नजर आती हैं। पहली जो बड़ी एफर्ट है वो हमें 1923 की नजर आती है जी, जिसको कहते हैं जनरल काउंसिल ऑफ द यूनियन, जनरल काउंसिल ऑफ द यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये देखने को मिलती है। दूसरी फिर हमें जो एफर्ट है वो 1924 की देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है जी, ऑफ द चिल्ड्रन, ये दूसरी बड़ी हमें एफर्ट देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरी बड़ी एफर्ट जो हमें नजर आती है वो 1959 की यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन वो अडॉप्ट करती है pertaining to 1924 जिनेवा डिक्लेरेशन। जो प्रीवियस था ज़ाहिर है वो लीग ऑफ नेशन का टाइम था, वो इसको फिर ये अडॉप्ट करते। चौथी बड़ी मैनिफेस्टेशन, ये फिर एज्यूम किया जाता है सेल्फ
एक्सप्लेनेटरी कॉन्टेक्स्ट में इसको एज्यूम किया जाता है कि जो यूएन के डिक्लेरेशन था ना जी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, तो इसमें चिल्ड्रन भी इसका पार्ट एंड पार्सल है। सही है जी। लेकिन लार्जली ये जितनी भी एफर्ट्स हैं, ये लार्जली नॉन बाइंडिंग रही। 1979 में पहली हमें कंक्रीट एफर्ट नजर आती है कि भाई कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1979 में ये इनिशिएटिव लिया गया कि भाई कुछ तो बाइंडिंग करो, एंड इट टुक 10 years टू negotiate among states। 10 साल स्टेट्स ले गई इसको निगोशिएट करने में, ठीक है जी। और 10 सालों के बाद मजे की बात कि जब ये 1989 में इसका अप्रूवल हुआ, 1990 में ये केम इनटू फोर्स हुआ, ठीक है जी। 22 कंट्रीज ने इसको आज तक रेटिफाई किया जी, ओनली 22 कंट्रीज। रेजोल्यूशन पास हो गई 22 कंट्रीज ने आज तक। बड़ा कंप्रिहेंसिव जो है वो इसके आर्टिकल्स थे, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, हर लिहाज से। सो इसको वन ऑफ द मोस्ट कंप्रिहेंसिव लीगल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जी, और लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल नेशंस टू एक्सेप्ट इट, कि जनाब इसको सब, जिस तरह हमने पीछे बात की ना कि भाई कोई बाइंडिंग तो हो काम, तो जनाब लीगल बाइंडिंग ऑन स्टेट्स कह लें आप, नेशंस कह लें आप, कि इसको किया जाए, ठीक है जी, कि वो इसके मुताबिक ही जो है वो चलेंगी। और नेशनल गवर्नमेंट ने एग्री भी किया कि जनाब हम इसके मुताबिक चलेंगे। अब इसमें खास तौर पर 3 ऐसी प्रोविजंस हैं कि जिसके कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर स्टेट्स ने उनका जी ओके ठीक है, हम इस तरह ही चलेंगे, लेकिन इनकी सिग्नेटरी तो हो गए, रेटिफाई तो ठीक है 22 ने किया, जितने सिग्नेटरी हो गए, लेकिन इन 3 के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं स्टेट्स को, वो इन 3 के कॉन्टेक्स्ट में, और इन्हीं 3 के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स को भी है। यूनाइटेड स्टेट्स का सिग्नेटरी तो हो गया 2005 में आके, लेकिन इशू वहीं पे है, रेटिफिकेशन आज के दिन तक सेनेट में को नहीं हुई। कहने का मतलब ये है, अभी हम इन 3 को भी देखते हैं, लेकिन एक पासिंग रेफरेंस में बात करने का, कि जब ग्लोबल लेवल पर आपके कंसेंसस डेवलप नहीं होते ना जी, जब नहीं होते, तो फिर रीजनल लेवल पर मसला और बढ़ जाता है, और डोमेस्टिक लेवल पर विद इन अ स्टेट, स्टेट की कैपेसिटी नहीं रहती कि वो चीजों को एड्रेस कर सके। क्यों? क्योंकि वो स्टेट चाहती है कि जो चीज मुझे किसी ग्लोबल फोरम से आई है, अगर मैंने उसी को एग्जीक्यूट कर देना है, तो फिर मेरी सेपरेट एंटिटी कहाँ गई, मेरा प्रॉब्लम कहाँ गया। तो ये भी एक इशू है। अच्छा, इसी आइडेंटिटी एंटिटी से मुझे याद आया कि जो चाइल्ड आइडेंटिटी है ना जी, ये भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज का एक बहुत बड़ा इशू है, रिपोर्ट ही ना करना। बर्थ सर्टिफिकेट इज अ मैटर ऑफ राइट, लेकिन रिपोर्ट ही ना करना, तो आपको पॉपुलेशन ही नहीं फिर जो है वो, आप अंदाजा लगा सकते हैं आपकी कितनी है।
सो ये तो बहुत ज्यादा हॉरिफिक प्रोपोजिशन है। नियरली हाफ 50% आपकी लेस डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, मतलब रिपोर्टिंग का चक्कर ही कोई नहीं, करते ही नहीं लोग। सो जब तक जितना डाटा फिर जिस तरह गवर्नमेंट्स के पास आ रहा होता है उसके मुताबिक ही पॉलिसीज डेवलप हो रही होती हैं, बन रही होती है ना जी। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। सही है जी। लो जी, आगे बढ़ते हैं। सो जनाब ये 3 आर्टिकल, इनको देखना फिर बड़ा जरूरी है। एक आर्टिकल है इसका, आर्टिकल 43, इस कन्वेंशन का जिसकी हमने पीछे बात कर ली है, ये वाला कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसका आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 कहता है जी, क्रिएशन ऑफ अ कमेटी, लिख देता हूं, क्रिएशन ऑफ अ कमेटी on the rights of the child to compromise experts चलो इसको हम आगे अगले में देखते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन बाद में देखते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं। फिर देखते हैं आर्टिकल 44, ठीक है जी। आर्टिकल 4 कहता है, इट रिक्वायर्स states to submit reports on the measures adopted for protection of children। ये दूसरा हो गया। और फिर तीसरा अगले पेज पे लिख लेते हैं, आर्टिकल 46 of the convention, it entitles UNICEF and other agencies to work with the committee, जो वो पहले वाले पॉइंट में, within the scope of their mandate। अब जिस तरह हमने बात की कि ये 3 प्रोविजंस हैं जिनसे स्टेट्स को इशू है, सबसे ज्यादा इशू, क्रिएशन ऑफ अ कमेटी ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है जी। यानी ये इंडिपेंडेंट कमेटी स्टेट के एक्शंस को इवैल्यूएट करेगी, जो वो रिपोर्ट्स यहां से जमा कराएंगे उनको एग्जामिन करेगी, और ये इवैल्यूएशन और ये रिपोर्ट्स की को जो एग्जामिन करना है वो यूएन एंड अदर एजेंसीज करेंगी। और इनमें बड़ी मजेदार बात थी कि इसी कन्वेंशन से जो कमेटी बनी उसकी जो एक बहुत सी रिकमेंडेशन, लेकिन एक जो बड़ी रिकमेंडेशन हम देखने जा रहे हैं ना, जो बाद में लेटर ऑन अमेंड करके इसके एक आर्टिकल का हिस्सा बना, यानी जो पनिशमेंट्स का इसका आर्टिकल था, आर्टिकल 37, उसमें पहले बात थी कि जनाब पनिशमेंट्स रैशनलाइज होनी चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए टुवर्ड्स चिल्ड्रन, इसमें ये मौजूद था। अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन ली गई वो ये ली गई कि जनाब किसी भी तरह की जो कैपिटल पनिशमेंट है वो चिल्ड्रन को नहीं की जाएगी। और ये बाद में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, 37 का हिस्सा बना दिया गया इसको। यानी इनिशियली लिखा गया सिंपैथेटिक, रैशनलाइज, लेकिन बाद में कमेटी की रिकमेंडेशन पे कैपिटल पनिशमेंट। अब ऐसी कई कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो गया, आपके पास ईरान हो गया, इराक हो गया, बांग्लादेश हो गया,
और अगली कंट्री का नाम जब लिखूंगा तो आपके फिर तोते उड़ जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। इन सब में यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल देख लें तो यूनाइटेड स्टेट्स में 22 चिल्ड्रन यानी बिलो द एज ऑफ 18 उनको 1977 से 2005 तक कैपिटल पनिशमेंट दी गई। सही है जी। सो ये स्टेट्स की तरफ से एक बहुत बड़ा इशू कि भाई आपके की बात को हम अपने फिर कोड्स का हिस्सा बनाएं। तो वही पुरानी जो डिबेट के जनाब हमारी सोवरेनिटी कहाँ गई। सो एक ये बहुत बड़ा इशू जो है वो हमें नजर आता है। ठीक है जी। दूसरा जो इशू इसमें से जनरेट हुआ वो ये जनरेट हुआ कि कई स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके नीचे फिर सब्सिडरी यूनिट्स अगर ऑटोनमस हैं तो हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एक प्रोविंशियल या आपकी स्टेट कह लें आप नीचे जो है या आपका प्रोविंस कह लें ये उसका मैटर है चाइल्ड प्रोटेक्शन का और बाकी इश्यूज का। तो अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्नेटरी या रेटिफाई कर देती है तो वो इन लाइन विद दिस कन्वेंशन अपने प्रोविंसेस और अपनी स्टेट्स पे कैसे इसको इम्पोज कर सकती है। सो जब आप बाइंडिंग करेंगे तो जनाब इशू आएंगे। तो बेहतर है इसकी नेचर जो है नॉन बाइंडिंग रहनी चाहिए। लेकिन नॉन बाइंडिंग कोई भी फोरम अब इंटरनेशनली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अगर आप लार्जली नॉन बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेटिव रहें तो फिर आप चीजों को एड्रेस तो नहीं कर सकते। और तीसरा जो बड़ा कंसर्न इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ वो हमारे जैसी स्टेट में तो अभी इतनी अवेयरनेस और इस स्टेज पे आप पहुंचे ही नहीं ना। इसको आप एक सोशल टैबू समझते हैं कि इसको आप डिस्कस भी किया जाए। इस कन्वेंशन में क्लियरली यानी इसके इसकी प्रोविजंस में लिखा गया कि जनाब चाइल्ड की लाइफ बिफोर बर्थ उसको भी मॉनिटर किया जाएगा जी। ये भी उस चाइल्ड का राइट है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा एतराज है वो हमें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मिलता है कि हम जनाब इसको कैसे एग्जीक्यूट करवा लें। नीचे कुछ स्टेट्स में अबॉर्शन लीगल है कुछ स्टेट्स में अबॉर्शन इलीगल है तो हम कैसे करवा लें। हमारे जैसे कंट्री ने तो इस पे इतना वो इशू नहीं किया ना जी क्योंकि हमारे यहाँ तो इस चीज को डिस्कस करना ही जो है वो अ, बेहतर नहीं समझा जाता। अब कोई इन पर्सन अपनी कोई राय दे वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल समाज की बेहतरी के लिए जो है वो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अबॉर्शन करवाना या अबॉर्शन को फैसिलिटेट करना। ये मोस्ट रिसेंटली भी हम देखते हैं लाहौर में एक केस इसी तरह रिपोर्ट हो गया था। तो इससे सवाल तो जन्म लेते हैं कि अगर आप अबॉर्शंस को इलीगल रखेंगे तो लोग तो अल्टरनेटिव मींस की तरफ जाएंगे और उससे फिर उनका हेल्थ केयर जो है वो और ज्यादा इफेक्ट होगा। तो क्या इसको लीगल कर दिया जाए। लेकिन अगर आप इसको लीगल करेंगे तो वो भी अपने अंदर सोशल और रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रखता है अच्छे खासे। तो आप वो भी नहीं कर सकते। सो कोई मिडिल वे तो इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई ना कोई निकालना तो पड़ेगा। लेकिन इन पर्सन मैं तो अपनी राय तो नहीं देता। लेकिन इस तरह के टॉपिक्स में मेरे ख्याल में तो ऐसी प्रैक्टिसेस को डिस्करेज किया जाना चाहिए। खैर जी। अब जब इशू आपका आके फंस गया इस बात पे कि भाई आपकी जो स्टेट्स होती हैं वो तो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ जो भी उनके जैसे भी लॉ हैं उनको वो एनफोर्स करवा सकती हैं। अब वो ना करवा रही हूँ एक अलग बात है।
लेकिन करवा सकती हैं। लेकिन आपका कोई भी ग्लोबल फोरम, वो तो अपने कन्वेंशंस को क्या एनफोर्स करवा सकता? नहीं करवा सकता। हमारे पास कई और एग्जांपल्स हैं, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, वुमेन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, इवन इन सबको छोड़ दें आप, आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, फिर ग्लोब की जो पॉलिटिसाइजेशंस हैं, अलाय ग्रुप्स हैं, अलायंसेस आप कह लेंगे, अलायंसेस हैं। सो ये तो एक बड़ा मसला तो है कि आप इसकी एनफोर्समेंट एट द ग्लोबल लेवल, इस तरह के इश्यूज की, उनमें मुश्किल तो आती है। लेकिन क्यों आती है? उसकी प्राइमरीली एक बड़ी वजह ये है कि लार्जली जो आपकी डिस्कशंस होती हैं ना जी, ग्लोबल गवर्नेंस की भी, वो भी लार्जली सिक्योरिटी इश्यूज में घूमती रहती हैं। जो डिस्कशंस हैं ग्लोबल गवर्नेंस की, सही है जी। इवन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में जब कंसेप्शंस बदलना शुरू हुए हैं कि जी सिक्योरिटी ही हायरार्की में ना रहे, तब भी जो ग्लोबल रिस्क्स हैं, उन्हीं को आप उनकी ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं, और ये निगलेक्ट हो गए, बिल्कुल ही कॉर्नर हो। सो आपको फिर चिल्ड्रन को भी इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा कि अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट फेल हो जाती है टू एड्रेस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो कौन एड्रेस करेगा? कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई कमिटमेंट कोई नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर लेगी? जिस तरह हमने शुरू में बात की, चैरिटी कर देगी या चांस पे ऑपरेट करेगी, शुरू में बात हुई थी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे दो जी, दवाइयां भेज दो जी, रोटी फूड भेज दो जी। सो यू नीड क्लियर कट ग्लोबल ऑब्लिगेशंस, ट्रीट चिल्ड्रन एज द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपके बाकी इश्यूज अपनी जगह पे मौजूद रहने चाहिए स्टेट्स के, उनको एड्रेस करें ना करें, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर एक ग्लोबल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। डिफरेंसेस अपनी जगह पे मौजूद रहें, बट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इस पर तो बाइंडिंग होना चाहिए सबको। आपके पास कई फोरम है, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू क्रिएट न्यू फोरम्स, कि आप न्यू फोरम्स क्रिएट करें। आपके पास कई फोरम्स मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, आपके पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, आपके पास यूनिसेफ है, ठीक है जी, मल्टीपल फोरम्स हैं आपके पास। सो अगर आप किसी एक फोरम लाइक यूनिसेफ, उसको नहीं चाहते कि वही एम्पावर हो, तो आप टास्क्स डिवाइड कर सकते हैं, ताकि किसी स्टेट को किसी एक एजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में ही प्रॉब्लम ना आ रहा हो, टास्क डिवाइड किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ये जो अप्रोच है कि जनाब सिर्फ फूड सप्लाई कर दो, वाटर
सप्लाई कर दो, मेडिसिन सप्लाई कर दो, बच्चों के लिए बुक्स सप्लाई कर दो और ऐसी एक्टिविटीज दूसरी। ये प्रैक्टिस डिस्करेज होनी चाहिए। इंटरनेशनल फोरम्स पे रहते हुए यही कर रहे हैं बस आप। ये प्रैक्टिस डिस्करेज होनी चाहिए। बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, इनका काम होना चाहिए कि जनाब ये नेशंस की रिसोर्सेज डेवलप करवाएं pertaining to protection of children rights। ये बड़ा जरूरी है। अब शुरू कहां से किया जाए? क्या आप स्टेट्स के लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर को जब आप स्ट्रिक्टनेस के साथ देखेंगे, उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो स्टेट्स ऑफ कोर्स रिटेलिएट करेंगी। जब आप प्रोस्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स को ब्लेम करेंगे, तो स्टेट्स इसको किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी के कॉन्टेक्स्ट में अपनी हिफत मिटाने के लिए वो लेके आएंगे। जब आप माल न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में शुरू करेंगे, सो ये लाइकली एरिया है कि जहां से आप चीजों को शुरू कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट, और वो भी सिर्फ फूड सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उनकी कैपेसिटी बनाने के कॉन्टेक्स्ट में। माल न्यूट्रिशन के बाद आप दूसरे फोरम पर फिर एजुकेशन के फोर, क्योंकि आप माल न्यूट्रिशन इस कॉन्टेक्स्ट को जब एड्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आप हेल्थ के इश्यूज भी साथ ही एड्रेस कर रहे होंगे। दूसरे लेवल पर फिर आप एजुकेशन में आएंगे, फिर सो ऑन सब्सिक्वेंट चलेंगे। लेकिन फिर अब प्रॉब्लम विद इन इंटरनेशनल फोरम्स भी है ना जी। इंटरनेशनल फोरम्स का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक, जैसा हमने कहा वैसे चलाओ, तो कल्चरल डिफरेंसेस को अकोमोडेट करें। अच्छा, अब जिसको अगर ये पॉइंट की बात की नहीं समझ आई ना, तो मेरी खुद की सिस्टर जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में काम करती हैं। तो वो बताती हैं कि जब ये आईडीपीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, इनके कैंप जो लगे हुए थे ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के बाद, तो वहां पर जो आटा सप्लाई किया जाता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से, वो होल व्हीट आटा, कि होल व्हीट आटे को ही समझा जाता ना जी न्यूट्रिशियस है और यही खाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग वहां पर जो कैंप्स में मौजूद थे, वो तो मैदा खाने वाले थे, कि जी मैदे की रोटी और मैदे का ज्यादा इस्तेमाल उन एरिया के लोग करते थे। तो लोगों ने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया, ये हमें क्या खिला रहे हो, ये हमें क्या खिला रहे हो। उसको अब कई पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। सो वो उन्हीं के इदारे में एक लड़के ने ये इनिशिएटिव दिया कि भाई यहाँ पर ना मैदा भी सप्लाई करो। तो उसको बड़ी ज्यादा गमो गुस्से से देखा गया और उसको कहा गया है तुम लोगों के साथ ये करोगे। तो उसने कहा भाई यहाँ पे तो लोग खाते ही मैदा है, तो आप इनको होल व्हीट दोगे तो ये कहाँ पे खाएंगे। तो वो उस बेचारे के इस इनिशिएटिव को बड़ा उसको कॉर्नर किया गया, उसको असाइनमेंट से हटा लिया गया। सो वो तो अपने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जिस तरह से चीजें डिजाइन कर दी गई है ना जी, हमने उन्हीं को फॉलो करना है। कल्चरल डिफरेंसेस को अकोमोडेट करो, ताकि आप, और ये सिर्फ एक चिल्ड्रन में नहीं, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में भी, कि आप उसको जनाब अकोमोडेट हो तो फायदा हो लोगों का। एक तो ये एक बहुत बड़ा मसला जो कि अब जितनी मर्जी आप रेमेडीज और सजेशंस दे लें, लेकिन इन एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस जो है वो करना पड़ेगा, कि आप कल्चर टू कल्चर चीजों को अ, साथ इनकॉर्पोरेट करें। दूसरा जो बड़ा मसला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
के कॉन्टेक्स्ट में। उनका ये जो हमने पीछे जिस तरह अभी बात की, ये सारी की सारी, ये लैक ऑफ इनिशिएटिव्स में रहते हैं जी। इनिशिएटिव्स नहीं लेते। ये कोई एनजीओ तो होती नहीं, ये आईजीओज हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, ये एजेंसीज हैं। ये इनिशिएटिव्स लेने की कैपेसिटी नहीं रखते। ये एक कंक्लूसिव जो डिसीजंस इकोसॉक के फोरम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चीजें डिसाइड हो जाती हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो जो स्टेट्स को फिर इशू आता है कि भाई हमारा प्रॉब्लम इस लेवल पे नहीं है, हमारा प्रॉब्लम इस लेवल पर है, ये रिपोर्टिंग इस लेवल पे करते हैं हमारी। सो ये इसको रिकॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत है इंटरनेशनल फोरम्स के लेवल पर। देन फोरम्स का बहुत बड़ा इशू ये होता है कि इनके पास फंडिंग अपनी इंडिपेंडेंट तो होती नहीं। ये कहीं ना कहीं पर आपकी मेजर कंट्रीज पर डिपेंडेंट होती है, और वो जो डिपेंडेंस है किसी भी मेजर कंट्री, टेक द एग्जांपल ऑफ यूएस, बुश दौर की बड़ी मजेदार एग्जांपल है। यूनिसेफ ने वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों पे क्या इफेक्ट हुआ, और वो ये जो बुश सेकंड बुश, उसके तो उन्होंने जनाब फंड ही रोक लिए यूनिसेफ के, तो यूनिसेफ को फिर अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ी। सो ये इश्यूज के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने फंड्स के लिए बड़ी स्टेट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। ग्लोबल गवर्नेंस किसी भी इशू में, ये तो चाइल्ड का एक इशू हो गया ना, किसी भी इशू में अगर आपने उसको एग्जीक्यूट करना तो आपको फिर ऐसे ग्लोबल फोरम्स की फंडिंग, उसके भी ऑटोनमस इंडिपेंडेंट मींस पर वर्क करना है। नहीं तो जब वो जिस मेजर कंट्री पर डिपेंडेंट होते हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर दूसरी स्टेट्स को वो फिर व्यू करते हैं। ये बहुत बड़ा जो है वो इशू है। इन इश्यूज को भी एड्रेस करने की जरूरत है एट द ग्लोबल लेवल। नाउ हैविंग सेड दैट, ये बात क्लियर है कि कोई भी इकोनॉमिक इशू, कोई भी आपका पॉलिटिकल इशू, कोई भी सोशल इशू, इसमें आपको अगर कोई सक्सेसफुल स्टोरीज मिलती हैं बहुत कम है। जिस तरह आपको वंगारा माथी मिल गई, आपको डॉक्टर यूनुस मिल गया, ये ऐसी बड़ी कम सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, और वो भी एक कंट्री स्पेसिफिक की होती हैं, उससे बाहर नहीं लार्जली वो मॉडल सक्सेसफुल होता। ये जितने भी आपके इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज होते हैं उनमें लार्जली दो चीजें बैक वक्त अकाउंट फॉर कर रही होती हैं, उनको ऑर्डर में लाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। एक तो ग्लोबल कंसेंसस एंड विल टू एड्रेस इशू, और दूसरा होता है फिर आपका डोमेस्टिक कंजर्वेटिज्म। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी को भी आप देख लें तो हम 25 साल से तो अभी भी डिवाइड में है कि जनाब पोलियो यहूदियों का के कतरे, ये हमने जनाब अपने बच्चों को नहीं पिलाने। कई केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं डोमेस्टिक कंजर्वेटिज्म की तरफ से। नो डाउट ग्लोबल कंसेंसस और विल मौजूद है, लेकिन डोमेस्टिक कंजर्वेटिज्म का शिकार हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। सो मसले वही हल होते नजर आते हैं हमें उन्हीं कंट्रीज में या ओवरऑल ग्लोब में जहां पर ग्लोबल कंसेंसस प्लस विल फैक्टर कपल्ड विद
आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स वो इन लाइन हो जाएं। और जहां-जहां जिन फ्रेम्स में ये हमें इन लाइन होते नजर आते हैं, वहां-वहां हम देखते हैं कि डोमेस्टिक एरिना में पीपल अवेयर्ड ही नहीं होते उस चीज से रिलेटेड, तभी हो जाते हैं। पीपल की इंटरेस्ट्स हैम्पर नहीं हो रहे होते, पीपल के रिलीजियस बिलीफ्स हैम्पर नहीं हो रहे होते, वहां-वहां हमें नजर आता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाती रहती हैं। लेकिन लार्जली अफ्रीका, एशिया, कैरेबियंस, इनका लार्जली इशू ही यही है कि इनके कोई भी प्रॉब्लम, कंक्लूजन जो है वो हम एक जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट में बना रहे हैं, जो इसको सिर्फ हम उस तक नहीं रख रहे, चिल्ड्रन तक नहीं रख रहे, हो सकता है वो आपसे कोई और चीज भी पूछ ले। इनके लार्जली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस वो इनके कल्चर को कहीं ना कहीं पर हिट कर जाते हैं, इनकी सोसाइटी की नेचर, उसकी कंपोजिशन को कहीं ना कहीं हिट कर जाते हैं, इनकी इकोनॉमिक पैटर्न्स को कहीं ना कहीं हिट कर जाते हैं, तो रिजल्टेंटली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती। ये जब हम आर्गुमेंट दे रहे हैं तो टेक द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि यूनाइटेड स्टेट्स 2005 में 2005 तक का यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पनिशमेंट देता आया, लेकिन 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ने कैपिटल पनिशमेंट टू अंडर 18 देना छोड़ दी, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, यहां नहीं आ पा रही। सो लार्जली ग्लोबल, ये चिल्ड्रन का इशू ग्लोबल इशू है, और कोई भी ग्लोबल इशू जो है वो मेयरली सिर्फ डिक्लेरेशंस के पास होने से या इनिशिएटिव से नहीं होना, उसके लिए आपको डोमेस्टिक फैक्टर और आपके ग्लोबल विल फैक्टर की जरूरत है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। ये था जी टॉपिक जो लार्जली फिर मैंने जो है इसको रिपोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट किया। डाटा थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको 2 से 3 कंट्रीज के केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑपरेटिव कर सकते हैं, लेकिन मैंने लार्जली इसको फिर एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई और भी ग्लोबल प्रॉब्लम आ जाता है, ग्लोबल रिस्क या ग्लोबल इशू आ जाता है, टेक द एग्जांपल ऑफ पॉवर्टी, तो स्ट्रक्चर तकरीबन यही रहेगा। उसमें ये हो जाएगा कि पॉवर्टी से होने वाली इनइक्वालिटीज या इश्यूज क्या हैं, कौन कौन से रीजन में क्या है, उसमें भी डाटा आ जाएगा। फिर क्या एफर्ट्स हुई ग्लोबल लेवल पर, और वो ग्लोबल लेवल की एफर्ट्स क्यों कामयाब नहीं हो पाई, क्या हम उसमें बेहतरी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। हाँ, उसमें डाटा आपको ज़ाहिर है चाहिए होगा, लेकिन बेसिकली एक समझाने का ये भी मकसद था कि एक स्ट्रक्चर जो है वो आपका तकरीबन तमाम तरह के ग्लोबल लेवल के इश्यूज में एक जैसा ही ऑपरेट कर जाता है। थैंक यू जी।